नमस्कार। हम लोग गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा की तरफ से आज एक प्रेस करने जा रहे हैं, तो साइड बाई साइड आप लोग क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। तो भी सबसे पहले हमारी तरफ से दो बातें हम लोग कहेंगे। जैसे कि अभी हमारा सुप्रीमो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रेसिडेंट विमल गुरुङ जी जब से 21 अक्टूबर में रिसर्फेस हुआ कलकत्ता में 3-3.5 बरस के बाद, तब से पहाड़ में एक पॉलिटिकली उछाल सा आ गया है। तो उसके चलते अभी वहाँ का पार्टियाँ और सो कॉल्ड लीडर्स हमारे ऊपर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उसका भी हम लोग जवाब देंगे। तो उससे पहले आप लोग इंटायर प्रेस मीडिया फ्रेंड्स को हमारे यूथ की तरफ से हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट 6 तारीख का मीटिंग को आप लोग इतना अच्छी तरह से ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो हमारे जितने भी समर्थक और वेल विशर्स है उनके कहाँ हमारा मैसेज पहुंच गया। तो कल भी हमारा पीरपाड़ा में एक पब्लिक रैली है डोर्स एरिया में, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी वहाँ पे काइंडली हमारा कवरेज कर दें। तो विशेष कल हमने देखा कि दार्जिलिंग का बीजेपी का एमपी नीरज जिम्बा एमएलए ने जिस तरह से हमारे पार्टी के सुप्रीमो के ऊपर गंदी शब्दों में जो संबोधन किया, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और हमें उन्हें कहना है कि दार्जिलिंग का पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक सबसे निकम्मा एमएलए है तो नीरज जिम्बा है, क्योंकि अभी तक इलेक्टेड होने के बाद आज तक उन्होंने पहाड़ का इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को असेंबली में रेज नहीं किया, और खाली वो अपना बनावटी बातें करके जनता को गुमराह करना चाहता है। तो हमें उसका खंडन करना चाहते हैं और उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि वो पढ़ा लिखा एक पॉलिटिशियन है, तो जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उसका वो वापस लेना चाहिए उन्हें। और हम चाहते हैं कि पहाड़ में गोरखा वर्सेस गोरखा का जो 86 में जेएनएलएफ के टाइम में जो लड़ाई हुआ वो नहीं होना हम चाहते हैं। और जिस तरह से उनका रिजिम में, उनका पार्टी का रिजिम में 6 इंची घटाने वाला प्रथा था, वो सब विमल जी का जब रिजिम था उसमें पीस बहाली हुआ था। और अभी जाके विमल जी जब पहाड़ जाएंगे 20 तारीख को, पहाड़ के जनता के हित के लिए, हक के लिए और हमारे मुद्दे के लिए हम लोग जी जान लगा के काम करेंगे। और उसी हिसाब से हमारा यूथ एक एमपी है राजू बिष्ट जी, और राजू बिष्ट जी ने भी बहुत सारे वादे किया, कमिटमेंट किया, लेकिन आज तक कोई भी फुलफिल नहीं हुआ है। और आज हमारा पॉलिटिकल अलायंस, जब से हमारा विमल जी ने टीएमसी सरकार के साथ बातें करके पहाड़ में डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए और हमारे मुद्दे के लिए टॉप लेवल पे जो काम कर रहा है, वो हम लोग स्वागत करते हैं। और बीजेपी आज तक हमारा लोगों को गुमराह करने में बिजी रहा, तो इस बार 2021 के चुनाव में हम लोग उन्हें जवाब देंगे बैलेट से। और एमपी राजू बिष्ट जी को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप में गोरखा लैंड के लिए फीलिंग्स है, अगर आप में पहाड़ का और ये तराई डुअर्स का जो जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उन लोगों के प्रति उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तुरंत रिजाइन दे दे, क्योंकि बीजेपी का मेन एजेंडा में पहाड़ तराई डुअर्स का हक और हित में कोई भी एजेंडा ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये गुमराह का राजनीति बंद करे, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में आए, और इस बार टीएमसी सरकार के साथ बीजेपी का जो सीएम के लिए लड़ाई है, हम इस बार टीएमसी के साथ है। हम दीदी को नॉर्थ बंगाल में से जितना भी गोरखा बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, राजवंशी बहुल क्षेत्र है, उस जगह से हम लोग जिता के पठाएंगे। और सीएम के रूप में हम ममता बनर्जी को फिर बंगाल में देखना चाहते हैं। और हम ममता बनर्जी को थैंक्स भी देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने
हमारा जो 11 कम्युनिटीज लेफ्ट आउट का जो ट्राइबल स्टेटस के लिए 2014 में जो स्टेट से स्ट्रांग रिकमेंडेशन भेजा था, लेकिन बीजेपी सरकार होते हुए भी वो 11 कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस नहीं दे पाया। लेकिन जो स्टेट का काम था वो काम ममता बनर्जी की सरकार ने कर दिया है, इसीलिए हम उन्हें थैंक्स गिविंग भी करना चाहते हैं। प्रकाश जी, जुन प्रकारले हिजोको एउटा अन्तर्वार्ता है, हिजो नै रिलिज भएको एउटा फुटेज हामीले पनि देख्यौँ, जुन प्रकारले तपाईँको पार्टी अध्यक्षजीले यही जग्गामा हुनसक्छ उहाँको अन्तर्वार्ता चलिरहेको थियो। त्यो अन्तर्वार्तामा विमलजीले दार्जिलिङको एमएलए निरज जिम्बाले चाहिँ मेरो खुट्टा ढोकेर चाहिँ एमएलए को टिकट हासिल गरेको भन्ने हुँदैन थियो है। एउटा निरज जिम्बासँग पनि एउटा अन्तर्वार्तामा है एउटा रिपोर्टरले प्रश्न गर्नु खोज्दा चाहिँ अहिले घरिको सबैभन्दा अनसक्सेसफुल लिडर विमल गुरुङ भन्ने होइन, र अहिले घरि निरज जिम्बाले हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो कि त्यो यदि भिडियो मैले खुट्टा ढोकेकै हो टिकटको लागि, यसलाई चाहिँ प्रुफ गरेर देखाओस् मोर्चाले भन्ने, यसमा तपाईँको के भनाइ छ? त्यो घटनामा म स्वयं उपस्थित थिएँ त्यहाँ है। अनि निरज जिम्बाज्यूले खुट्टा ढोक्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो कल्चरमा, हाम्रो इन्डियन कल्चरमा हामी सिनियर्सहरूलाई ढोक्छौँ, खुट्टा ढोक्छौँ, तर उहाँको जुन चाहिँ ढोकाइ थियो त्यो एउटा स्वार्थपूर्ण ढोकाइ थियो। जबसम्म टिकट पाएन तबसम्म उहाँको जुन चाहिँ बटरिङ गर्ने काम थियो उहाँले गरि नै रह्यो। तर जब उहाँलाई हामीले एमएलए बनाइसकेपछि उहाँको एटिच्युड र एक्सन यति साह्रो चेन्ज भयो कि उहाँ एज इफ उहाँ आफ्नो बलबुतामा एमएलए भएको जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर त्यो हाम्रो समर्थकले, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विमल पन्थीको समर्थकले अनि पहाडको जनताले आस्था र भरोसा गरेर उहाँलाई पठाएको थियो। किनभने एउटा कलकत्तामा र दार्जिलिङको जुन चाहिँ एउटा पोलिटिकल ग्याप थियो र त्यो ग्यापलाई उनीहरूले फिल गर्छ कि भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई एउटा पढेको एउटा शिक्षित मान्छे हो भनेर पठाएको थियो। तर उहाँले केही पनि काम गरेन। उहाँको आज दार्जिलिङको इतिहासमा हेर्नु भने उहाँ आजसम्मको सबैभन्दा बेकामे एमएलए हो। र यति पनि हो उहाँको उहाँको गल्ती, एउटा ठुलो गल्ती छ 2017 को आन्दोलनमा जसरी विनय अनितले आन्दोलनलाई डिरेल गर्नुको लागि जुन चाहिँ षड्यन्त्रहरू गर्यो, यसमा सबैभन्दा ठुलो हात निरज जिम्बाको छ। किनभने उहाँले नै, उहाँको पार्टीले चिठी पठाएको। तर हामीले त्यस्तो गल्तीहरूलाई पनि माफ गरेर उहाँलाई एउटा गरिमामय पोस्टमा पुगाएका थियौँ। तर उहाँले हाम्रो आशाको अनुरूप, अथवा हामी त के भनौँ, हामी विस्थापित अवस्थामा थियौँ, तर जनताको आशाको अनुरूप केही पनि काम गरेन। उहाँले गर्यो भने देखाओस्, उहाँले केही काम एसेम्ब्लीमा पहाडको हितमा केही काम गरेको छ भने देखाओस्। र उहाँको जुन चाहिँ प्रकारको त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड त्यो एउटा उहाँले त यस्तो पनि भन्नुहुँदैछ नि, तपाईँहरू त विस्थापित पनि होइनन्, तपाईँहरू त भगोडा हुन् भने उहाँको स्टेटमेन्ट हिजो एउटा रिपोर्टरले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँ त्यस्तो पनि भन्नु। अहिले घरि तपाईँ एउटा युथको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, विमल गुरुङजीले यो इस्युलाई निकाल्नु भएको थियो, त्यो खुट्टा ढोक्ने इस्युलाई होइन। अहिले घरि विमल गुरुङले यो विषयमा स्पष्टीकरण नदिएर तपाईँ यहाँनिर कसरी बस्नुहुन्छ, कसरी स्पष्टीकरण दिनु होइन? विमल गुरुङज्यू हाम्रो शीर्ष नेतृत्व हो र उहाँकै निर्देशनमा हामी यहाँ आएको र हामी दिन्छौँ। निरज जिम्बाको त्यो हैकत छैन कि उहाँले विमल गुरुङसँग चाहिँ आर्ग्युमेन्ट गर्ने र डिस्कस गर्ने हैकत उहाँमा छैन। उहाँ आओस् हामीसँग कुनै पनि सब्जेक्टमा उहाँले आर्ग्युमेन्ट गर्नु चाहन्छ, डिस्कस गर्नु छ भने हामी युवा मोर्चा तयारी छौँ कुनै पनि इस्युजमा, बुझ्नुभयो कि त। तर उहाँले निरज जिम्बालाई मैले त्यही पनि भन्दैछु, निरज साथीलाई तपाईँले जुन चाहिँ हिजो भाषाको प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो भाषा तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ। किनभने तपाईँलाई सुहाउँदैन, तपाईँ त्यति बेला कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र आज कुन अवस्थामा छ। र हामीले जुन प्रकारले तपाईँलाई विश्वास गरेर त्यो जग्गामा पठायौँ के काम हुन्छ कि भनेर, तर केही पनि काम भएन। उहाँको जुन चाहिँ आशा अनुरूप उहाँले केही पनि काम गरेको छैन। र हामी चाहन्छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ कि अघिल्लो चुनावमा हेरौँ भनेर, उहाँलाई एकदम वेलकम छ। विमल गुरुङलाई त उहाँले फोर्फिट गरेर देखाइदिन्छु भन्ने उहाँको स्टेटमेन्ट। अब 2021 को चुनावमा उहाँ उठोस् न, को चाहिँ फोर्फिट हुन्छ? प्रकाशजी, 3.5 वर्ष बादमा तपाईँ विस्थापित जीवन बिताएपछि अहिले तपाईँ फर्केर आउनु भएको छ है। तर त्यो विस्थापित हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ बङ्गाल गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो विस्थापित जीवन बिताउँदासम्म पनि तपाईँले बङ्गाल सरकारको विरोध गर्दै बसेको। तर अन्तमा आएर यो विधानसभा चुनावमा आउनुभन्दा अगाडि हठात अहिले यसरी तपाईँले जुन बङ्गालको एउटा साँठगाँठ मिलाएर यहाँनिर आउनु भएको छ, त कता कता यसमा जनताले खल्लो पनि मानिरहेको छ है, मानेको छ है। यसमा तपाईँ के कसरी स्पष्टीकरण दिन चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्,
हामीले भारतीय जनता पार्टीसँग एउटा राजनीतिक गठबन्धन गरेको थियौँ 2009 देखि नै। र हामीले किन गर्यौँ भने भारतीय जनता पार्टीले 2012 मा सानो राज्यहरू निर्माण गर्ने कामहरू गरेको थियो। उत्तराखण्ड झारखण्डहरू बनाए। अच्छा, हामी गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग गोर्खाल्यान्ड हो, अनि बिजेपीले यो कुराहरू फुलफिल गर्छ भनेर आशा भरोसा गरेर हामी आँखा चिम्लेर उहाँहरूपट्टि गएको हौँ। र यता आएर 12 वर्षसम्म त्यो कामहरू भएन। र अब काम नहुँदा चाहिँ कस्तो भयो भने अझ बिजेपीले चाहिँ पहाडमा विभिन्न तन्त्रहरू लाएर हामीलाई मास्ने कामहरू गरेको हामीले महसुस गर्यौँ। अनि हाम्रो जुन चाहिँ 2017 को आन्दोलनमा बिजेपी केन्द्र सरकारले आज सठिक निर्णय लिएको भए आज हामी विस्थापित हुने अवस्था पनि हुन्थेन। र आज बिजेपीले जुन चाहिँ कमिटमेन्टहरू गरेको छ, जुन चाहिँ उनीहरूको मेनिफेस्टोमा 2014 मा पनि उहाँहरूले लेखेको हो, अनि 2019 मा पनि उहाँहरूको सङ्कल्प पत्रमा भएको कुराहरूलाई पुरा नगर्दा हामी बङ्गाल सरकारसँग हामी आज गठबन्धन, यो एउटा राजनीतिक गठबन्धन हो। बिजेपीसँग हामी रिसाएर ठुस्केर भन्ने कुरा होइन। बिजेपीबाट हाम्रो काम भएन, जनताको इच्छा आकाङ्क्षाहरू फुलफिल नहुँदा चाहिँ हामी टिएमसीसँग आएको। र आज टिएमसी सरकारलाई पनि हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रो पहाडको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुनुपर्छ, पर्जापट्टाको कुराहरू छ, वन बस्तीको कुरा छ, डिआई फन्डको कुरा छ, सिन्कुना बगान चियाबारीको कुराहरू छ। यो सबै स्टेटको अन्डरमा आउने सब्जेक्टहरू हो। र हामीले उहाँहरूसँग एउटा राजनीतिक तालमेल राखेर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। र पोलिटिक्समा त पर्मानेन्ट फ्रेन्ड्स पनि हुँदैन, पर्मानेन्ट एनिमिज पनि हुँदैन। त्यही कारणले हामीले यो गठबन्धन हाम्रो आज छ। अनि हाम्रो 21 सम्म हामी ममता ब्यानर्जीलाई जिताउने हामीले कमिटमेन्ट गरेको छौँ। हामी एडी चोटीको बल लाएर हामी। प्रकाशजी, तपाईँ युथको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अहिले घरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 को। अस्तिको जुन चाहिँ जनसभामा विमल गुरुङजीले एउटा बाइट दिनुभएको थियो होइन, यदि बिजेपीले तपाईँहरूको जुन चाहिँ माग छ, जुन चाहिँ 11 जात गोष्ठी, गोर्खाल्यान्ड त होइन होला तर 11 जात गोष्ठीलाई चाहिँ अहिले प्रिफरेन्स दिइरहेका छन् होइन, यदि त्यो 11 जात गोष्ठीको जुन चाहिँ तपाईँहरूको डिमान्ड छ, त्यो डिमान्ड यदि बिजेपीले फुलफिल गरे तापनि विमल गुरुङले तर पनि बिजेपीको अगेन्स्टमा बोल्ने यस्तो खालके स्टेटमेन्ट अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। यसलाई अलिकति तपाईँले क्लियर गरिदिनुहोस्, किनभने यो स्टेटमेन्टले एकदमै नेगेटिभ एक प्रकारको वेभ चलिरहेको छ नि सोसियल मिडियामा पनि। हेर्नुहोस् है, सरकार भनेको जनताको समस्याको समाधान। तपाईँको पार्टीले किन चाहिँ बिजेपीको अगेन्स्टमा बोल्नुहुन्छ? यदि बिजेपीले चाहिँ 11 जात गोष्ठी भोटको अगाडि अदरवाइज 24 सम्म दिइहाल्यो भने किन चाहिँ? होइन, हेर्नुहोस् 24 त टाढोको कुरा आयो। हेर्नुहोस् 21 सम्मको कुरा गरौँ। हामीले बिजेपीको टप टु बटम लिडर्सहरूलाई भेटेर मेमोरेन्डम चढाएको छौँ। जनजातिको कुरा गरेको छौँ, पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको कुराहरू गरेको छौँ, पहाडको शिक्षा व्यवस्थाको समस्याको कुराहरू गरेको छौँ, पानीको समस्याको कुराहरू गरेको छौँ। र आज अब बङ्गाल बिजेपीले दिने हो भने भारतवर्षमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यामा जनघनत्वमा हामी छौँ भने भारतमा गोर्खाहरू छ भने पश्चिम बङ्गालमा हो। हामी यहाँनिर 30 देखि 32 लाख छौँ, तराई डुवर्स र पहाड गरेर होइन। अब बिजेपीले दिने हो भने चाहिँ यो 21 को विधानसभाको चुनावको अगाडि दिनु पर्यो नि त। र अब चुनाव पछिको कुराहरू गरिरहेको छ भनेपछि उनीहरूको भुलाउने कुराहरू मात्रै हो। हामी उनीहरूको एजेन्डा, हाम्रो समस्या उनीहरूको एजेन्डामै छैन। हेर्नुहोस् है, अब दिन्छ भने अब लास्ट सायद 21 को अगाडि यो जनवरीमा विन्टर सेसन छ, त्यति बेला उनीहरूले बिल ल्याउन् न। बिल ल्याइहाल्यो भने तपाईँहरूको स्ट्यान्ड फेरि हाम्रो युटर्न हामी हुँदैन। हामीले अहिले जुन चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर आएको छ ममता ब्यानर्जीसँग, टिएमसीसँग, त्यो नै हाम्रो रहन्छ। जनताले जे काम गर्दैछ, जनताको हितमा काम गर्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ। तर उहाँले काम गर्यो भनेरमा हामीले उहाँहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ होइन। हामी यो डेमोक्रेसीमा हामीले आफ्नो चोइसको पार्टीसँग अलायन्स गर्नु पाउँछौँ, हामीले हाम्रो आफ्नो ब्यानरमा चुनाव लड्न पाउँछौँ। सर, वन क्वेश्चन, हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि जितनी हमारी अपनी पहाड़ की कुछ मुद्दा है, जैसे प्रॉब्लम है, बगान का प्रॉब्लम है सब, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जैसा हमारा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का तो मेन मांग था हमारा सेपरेट स्टेट गोरखालैंड, लेकिन जहां तक आपने अभी इस मुद्दा में बोले गोरखालैंड बोल के तो अभी कोई मुद्दा नहीं है। नहीं है, गोरखालैंड है, क्यों नहीं है? गोरखालैंड अगर मान लीजिए कि अगर हमारी मौजूदा जो गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल सरकार अगर इसको नहीं देती है तो उसके बाद का नहीं, देखिए ये
स्टेट बनना और ना बनना स्टेट इशू नहीं है, ये सेंट्रल का इशू है। अभी स्टेट का इलेक्शन चल रहा है, तो अभी हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग उनको लड़ाई करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, हम लोग एज अ फ्रेंडशिप के हिसाब में इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, आगामी चुनाव से पहले अगर नरेंद्र मोदी सरकार सत्र लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर अगर आपकी मांग पूर्ण कर देती है, तो जिस तरीके से आप बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में आए हैं, क्या वापस आप बीजेपी में जा सकते हैं सर? इसकी कितनी संभावना है आपके हिसाब से? अभी तो कोई इसका गुंजाइश नहीं है। देखिए, बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो होगा, उसका अपना काम करने का तरीका होगा। हाँ, वो करे। हम अगर अच्छा काम करेगा तो हम लोग उसको वेलकम करते हैं। अगर गोरखालैंड की मांग पूर्ण कर दी जाएगी उसके बावजूद भी सर आप नहीं जाएंगे? आप गोरखालैंड का मांग, अभी स्टेट का इलेक्शन है, अभी इसमें देखिए बीजेपी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी देखिए एक बार मीटिंग हुआ था लास्ट 4 मंथ्स बैक, ट्राइपार्टाइट मीटिंग फॉर गोरखालैंड बोल के मीटिंग कॉल किया था होम मिनिस्ट्री से। तो हम लोग उसके लिए रेडी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 12 घंटे के अंदर उस मीटिंग का एजेंडा चेंज कर दिया गया और वो रिवॉल्विंग होके जीटीए में उसको फिर इशू एजेंडा कर दिया। तो वो एक मीटिंग तक, ट्राइपार्टाइट मीटिंग फॉर गोरखालैंड का ऑर्गेनाइज ना करने सकने वाले गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है कि गोरखालैंड के इशू को समाधान करेगा? क्योंकि सर झारखंड में सारंग कम्युनिटी की मांग को सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूर्ण रूप से बहुमत देने की बात की है। इसी को लेकर अगर आगामी चुनाव में वापस आपको मैं पूछ रहा हूँ सर, देती है तो आप अभी भी कह रहे हैं कि आप नहीं देंगे सर? अभी तक का जो है, अभी तक अगर वो लाएंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे उस किस तरफ से होगा। ठीक है, आज तक हमारा जो है, अभी हमारा टीएमसी का साथ अलायंस है, हम टीएमसी के साथ लड़ेंगे और टीएमसी के साथ में बीजेपी को हरा के रहेंगे। सर 20 तारीख आप बोले, 20 तारीख विमल जी पहाड़ में जाएंगे, उसके बाद क्या क्या कर्मसूची रहेंगे उसका? नहीं, देखिए अभी तो इलेक्शन शुरू हो गया, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया। हमारा इंटायर तराई, डुवर्स और हिल में पब्लिक रैलीज होगा, मीटिंग होगा और विमल जी को कम से कम 200-300 रैलीज को संबोधन करना है। तो बिजी रहेंगे हम लोग इस इलेक्शन के। भनेपछि यो 20 तारिखको जुन चाहिँ तपाईँहरूको दार्जिलिङतर्फ टोटल विस्थापित तपाईँहरूको जतिजना पनि छन्, अनि विमल गुरुङ स्वयं र आशाजी पनि होइन, उहाँहरू 20 तारिख अफिसियल रूपले तपाईँले भन्नुभएको कि तपाईँहरू मुभ हुनुहुँदैछ, अनि त्यहाँनिर जनसभालाई हाम्रो अफिसियल सर, जैसे कि विनय जी और अनित जी ने कहा है कि इस बार पहाड़ का लोग सेंटिमेंट में नहीं बगेगा। 19 का इलेक्शन में सेंटिमेंट में वोट दिया था और अभी बोल रहे हैं कि हम लोग नया सोच नया विचार। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, सेंटिमेंट मतलब उनका हिसाब से सेंटिमेंट क्या है पता नहीं है, लेकिन विमल जी जब जीटीए का चीफ रहे हैं, हम लोग भी सभासद रह चुके, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारा काम किया है। और हम अब समय आने पर हमारा 5 इयर्स जो रिपोर्ट कार्ड है हम सबमिट करेंगे जनता के ऊपर। और 3 बरस में वो लोग जो 2017 में शॉर्टकट वे से जीटीए में घुसा, जातियों को गद्दार करके वो घुसा, उसका भी रिपोर्ट हम लोग दे देंगे। तपाईँहरूले भन्दा आत्मसमर्पण गरेको भन्ने यहाँ सामाजिक सञ्जालमा धेरैवटा प्रेस मिडियामा पनि पहाडको रिजनल पोलिटिकल पार्टिजका लिडर्सहरूले पनि भन्नु, तपाईँहरू क्रान्तिकारी योद्धा भन्नुहुन्थ्यो आफूहरूलाई। अहिले गरे तपाईँहरूले कहीँ न कहीँ उहाँहरूले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। अहिलेको जेनेरेसनमा 21st जेनेरेसनको युथलाई तपाईँहरूले जे गर्नुभयो कार्य, जेनेरेसनलाई कस्तो खालको मेसेज गएको जस्तो? हेर्नुहोस्, आत्मसमर्पण भन्ने कुरा आउँदैन पोलिटिक्समा। एउटा one step forward, 2 step back, 2 step back, 4 step forward को जुन चाहिँ पोलिसी छ, हामीले त्यसलाई एउटा गरेको। रिजिड हुनु भएन नि, सबै कुरामा सधैँभरि रिजिड भयो भने बाँचिन्छ क्या। त्यही कारण देश काल र परिस्थिति हेरेर हामीले अहिले हाम्रो जुन चाहिँ आन्दोलन छ त्यसलाई मात्र अलिकति गो स्लो गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब हामीले हेऱ्यौँ नि त, उग्र आन्दोलन पनि हेऱ्यौँ, डेमोक्रेसी मतलब अहिंसात्मक आन्दोलन हेऱ्यौँ, सबै कुरा हेऱ्यौँ। र अब हामी यसलाई कसरी चाहिँ हुन्छ, सरकारलाई कुन कुन माध्यमबाट दबाब दिन सकिन्छ, प्रेसर गर्नु सकिन्छ, लबी गर्नु सकिन्छ, त्यो कुराहरूबाट हामीले हाम्रो मागलाई अगाडि बढाउँछ। किनभने गोर्खाल्यान्ड हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो। कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियाले हामीलाई पर्मिट गर्छ सेपरेट स्टेट माग्नु, हामीले त्यो मागेको हो नि त। र आज त्यो कुरो टुङ्गोमा पुग्नु आँट्दा हाम्रै नेतृत्वहरूले
बिक्री भएर आज आन्दोलनलाई बिथुल्यो र आज उनीहरूलाई जवाब जनताले 2019 को चुनावमा पनि दिइसकेको छ अनि यो 21 मा पनि तपाईहरु 20 उनीहरूले जवाब पाउनेछ। प्रकाशजी जैसे एउटा कि- क्वेशन एकछिन आप पूछ लीजिए। सर जैसे कि आपका ये आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सांसद ने कुछ नहीं किया, पर जब हम इतिहास में देखते हैं तो राजू बिष्टी सिर्फ ऐसा सांसद है दार्जिलिंग का जिसने कई बार दार्जिलिंग के मुद्दा को रेस किया है लोकसभा में, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं वो तो उन्होंने किया, रेस किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? देना बोलने मात्र से तो नहीं होगा ना भाई, उसका रिजल्ट चाहिए ना। सबसे ज्यादा रेस तो अगर हम इतिहास में देखें तो राजू बिष्टी है दार्जिलिंग का सांसद से। नहीं उससे आगे भी जो भी सांसद थे हमारा, उन्होंने भी ये रेस किया, लेकिन राजू बिष्ट को हम ये कहना चाहते कि बिसाइड वो सांसद में बोलने से ज्यादा वो अगर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है उसमें व्हाट इज गोरखालैंड, व्हाई गोरखालैंड इज नीडेड का बातें वो समझाकर मेन पॉलिसी में, एजेंडा में, बीजेपी के एजेंडा में गोरखालैंड को ढुकाना चाहिए उसको। और जैसे आई वॉशिंग काम करने से नहीं होगा, आई वॉश खाली कर रहा है वो। और जैसे कि राजू बिष्ट ने कुछ दिन आगे सिलीगुड़ी में प्रेस में ये कहा था कि अभी जो बिमल जी बोल रहे हैं वो टीएमसी का, ममता दीदी का स्क्रिप्ट है, वो अभी रास्ते से भटक गया है, पर हमको पूरा विश्वास है कि वो फिर लौटेंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसका थर्ड हो सकता है, लेकिन बीजेपी गोरखा का हित में कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए हम लोग टीएमसी सरकार के साथ अभी पोलिटिकल अलायन्स करके आगे बढ़े हैं। प्रकाशजी जुन किसिमको तपाईँहरूले अहिले वर्तमानमा एउटा बयान दिनुहुँदैछ कि 2024 मा जसले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाउँछ उहाँहरूलाई नै हामी फेरि सपोर्ट गर्छु भन्ने खालको उठाउँदैछ है। फेरि 3 टर्मसम्म भाजपाले पाहाडमा एमपी पनि दिएको, पाहाडले एमपी दिएको, अनि त्यसको मूल फुटाउनेको श्रेय नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तपाईँहरूलाई जान्छ होइन। तर अहिले भन्नुहुँदैछ 2024 मा फेरि जसले जान्छ त्यो वाटेको, तर अहिले 2019 मा चाहिँ किन उठाउनु हुँदैन गोर्खाल्यान्डको मुद्दा? के उठाउनेलाई दिनु हुँदैन तपाईँहरूले भोट? जुन किसिमले तपाईँहरूले अहिले भन्नुहुँदैछ 2024 मा है, हिजो अस्ति उसले पनि भन्नुभएको थियो तपाईँहरूको उपाध्यक्ष, केन्द्र उपाध्यक्ष रोशन छेत्रीले पनि, के अरे विशाल दाजुले पनि, कि 2024 मा जसले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाउँछ उहाँलाई नै हामी सपोर्ट गर्छौँ है, एज अ एमपी या त के हुन्छ कसलाई। तर अहिले 2019 मा नै तपाईँहरूले किन सपोर्ट गर्नु हुँदैन? के जसले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाउँछ त्यसलाई सपोर्ट गर्नु हुँदैन त्यसो भए 19 मा? होइन, हामीले गरिरहेको छौँ नि। जस्तै हेर्नुहोस्, अब गोर्खाल्यान्डको मुद्दा त हामीले एउटा नेसनल मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा पुर्याइदिएको छौँ। हेर्नुहोस् है, 2017 को जुन चाहिँ आन्दोलन भयो, हाम्रो 13 जना शहीद भए, 105 दिनको बन्द भयो, सबैले सहयोग गरेर आज अब यो गोर्खाल्यान्ड देशको समस्या भएर गएको छ, गोर्खा जातिको मात्र होइन। अब यो कुनै पनि सरकार आउँछ भने यसलाई कसरी चाहिँ फुलफिल गर्ने भन्ने त्यो तर्फमा जुन सरकारले कदम चाल्छ हामी त्यो सरकारलाई सहयोग गर्छौँ नि। होइन, तपाईँहरूले फेरि तन्काएर 24 मा लानु हुँदैछ, तर 15 वर्ष पाहाडको जुन एउटा युवा भयो, जुन जनताले 15 वर्ष आफ्नो एउटा समय एउटा खर्चेको छ, के त्यसो भए तपाईँहरूले 2024 मा अर्को राजनीतिक पार्टीलाई सहयोग गर्दाखेरि फेरि अझ 15 वर्ष खर्चिनु पर्ने हो त? भनिहालेँ त, अहिले यो भारत सरकारलाई हामीले बुझाउनु सफल भयौँ। हेर्नुहोस् है, कङ्ग्रेसको टाइममा पनि हामी बुझाउनु सफल भएको थियौँ, तर कतिपय राजनीतिक चाल खेलमा हामी डिजेसीमा आएर थन्क्यौँ। अनि यसपालि हामीले पनि सरकारलाई सम्झाउनु सफल भएको हौँ, तर हाम्रै साथी नेतृत्व अनित विनय, मुन्ना सिक्छीहरू जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ पैसामा बिक्री भएर उनीहरूले मुद्दालाई विफल बनायो होइन। तर हामीले जुन जग्गामा हाम्रो मुद्दा पुग्नुपर्छ त्यहाँ पुऱ्याएको छौँ। अब सरकारको काम हो, सरकारले हामीलाई न्याय दिनु पर्यो, हामी त्यसमा विश्वास राख्छौँ। र प्रकाशजी, अन्तमा भोलिको जुन चाहिँ तपाईँहरूको डुवर्समा एउटा ठुलो जनसभा हुने सुनिरहेका छौँ, यसमा अलिकति के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो भोलि वीरपाडामा मिटिङ छ है, अनि हाम्रो अध्यक्षले त्यहाँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ, महासचिवले सम्बोधन गर्नुहुनेछ, अनि हाम्रा त्यहाँका डुवर्सका आदिवासी लिडर्सहरूले गर्नुहुनेछ, डुवर्सका नेतृत्वहरूले गर्नुहुनेछ। अब हामीले मान्छेलाई यो सम्झाउँदैछौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ पोलिटिकल जुन चाहिँ यो टेक छ, जुन चाहिँ स्ट्यान्ड छ, पोलिटिकल जुन चाहिँ स्टेप छ, यो हामीले किन लिनु पर्यो र यसको आवश्यकता के हो, यसले पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ, अनि न
तराई डुवर्स प्रपोज गोर्खाल्यान्ड एरियालाई चाहिँ यो स्टेपले चाहिँ के फाइदा हुन्छ त्यो हाम्रो नेतृत्वहरूले हाम्रो दिपेन मालीजी हुनुहुन्छ प्रियवदन उहाँहरूले चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ। सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि कल का शायद सुकना में कोई कवरेज किया था और वहाँ शायद पानी घट्टा का प्रेसिडेंट या फिर सांसद वो ऐसा बोला था कि आप लोग का जो 6 तारीख का महाजनसभा था उसमें 3500 रुपये दे के गाड़ी में लाया गया है, तो वो ज़्यादा उस पर कुछ बोल नहीं सके और वो दावा कर रहा है कि उन लोग का जो जनसभा है वहाँ 3 से 4 लाख आ जाएंगे। और वो लोग बोल रहा था कि आपका जनसभा में जो 1.5 लाख का बात हुआ था वो तो दिखा नहीं, तो उतना कुछ सपोर्ट है नहीं, तो इसके ऊपर आप कैसे? ये तो देखिए कल पता चल जाएगा इन लोगों का कितना आदमी मतलब सपोर्टर्स हैं। हम एक बात बता देते हैं अनिल पिने गैंग को, जीटीए छोड़कर अगर एक भी मीटिंग वो लोग ऑर्गेनाइज करके दिखाए तब हम लोग मानते हैं। अब जीटीए के बल पे जीटीए वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो भी जीटीए में आश्रित है, जो डिपेंडेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो डिपेंडेंट है जीटीए में, उनको जबरदस्ती बुला के वॉलंटियर्स टीचर्स को जबरदस्ती बुला के वहां पे मीटिंग कर रहा है। हाँ? और एनआरजीएस तक का जो सप्लायर्स है, जो वहाँ पे वो सुपरवाइजर वर्कर्स, उनको भी वहाँ लाके हमारा काउंटर देने का कोशिश कर रहा है। आपको पता है 6 तारीख वहाँ पे पैसा देने का 3500 अगर पैसा भी देंगे तो उतना तमाम लोगों को कितना देना पड़ता होगा। वो तो अपना खुशी से आए ना, विमल जी को देखने के लिए आए, विस्थापित लोगों को जो बाहर थे उनको देखने के लिए आए। वही उसका क्लियरिफिकेशन। अनि तपाईँहरूले यत्रो दिन विस्थापित जीवन जिएर तपाईँहरू फर्किनु भयो, तपाईँहरूले पहिलो जनसभा दार्जिलिङमा गर्नुपर्ने हो नि, त्यसले तपाईँले किन डुवर्सलाई टार्गेट गर्नुभयो? अनि अर्को कुरा, टुका मानिसहरूले मतलब विनय खेमाका मानिसहरूले तपाईँहरूको जुन विस्थापित परिवारहरू छन्, तपाईँहरू जुन चाहिँ ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ होटल मलमा काम गर्ने साथीहरूलाई लिएर आएको भन्ने उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी 4 जना पनि विस्थापित हौँ है। अनि उहाँहरूले एउटा यस्तो व्यक्ति निकालोस्, उहाँहरूले देखाओस् कि ऊ चाहिँ विस्थापित होइन भनेर देखाओस्, हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ होइन। र अब अस्तिको जुन चाहिँ गान्धी मैदानमा मिटिङ भयो, त्यहाँ हामीले 2008मा पनि मिटिङ गरेको हेर्नुहोस् है। अब त्यत्रो जनसमावेश गर्ने जग्गा पहाडमा छैन नि त अहिले होइन, त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँनिर गऱ्यौँ। किनभने हाम्रो त समर्थक पहाडमा मात्रै होइन नि त, तराईमा पनि छ, डुवर्समा पनि छ, उनीहरूलाई पनि कम्युनिकेसन सजिलोको लागि हामीले त्यहाँ गरेका हौँ। हाम्रो दार्जिलिङमा हुन्छ भने 20 तारिक हाम्रो हुँदैछ त्यहाँ।